नमस्ते, मैं विक्रांत और आज की इस डिजिटल चर्चा में आपका स्वागत है। एक खबर है और खबर ये कहती है कि भारत अब दुनिया की चौथी नहीं बल्कि छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इस खबर के आने के बाद से एक विमर्श है, एक चिंता है, बहुत सारे सवाल हैं कि क्या भारतीय आर्थिकी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि भारत जो एक समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था वह अचानक से गिरकर अब छठवें स्थान पर पहुंच चुका है। असल में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड GDP के आधार पर अपनी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की रैंकिंग अब छठवीं हो चुकी है। पहले रैंक पर USA है, उसके बाद चीन है, अब जर्मनी तीसरे रैंक पर आ गया है, चौथे स्थान पर जापान है, पांचवें स्थान पर UK है और अब छठवें स्थान पर भारत है। लेकिन IMF का ही प्रोजेक्शन कहता है कि इस समय वर्तमान में दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। और IMF ये भी स्वीकार कर रहा है कि आने वाले 2 वर्षों में भारत एक बार फिर चौथे स्थान पर आ जाएगा और अगर उसकी आर्थिकी में सब कुछ ठीक रहा और दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर स्थिरता बनी रही तो भारत टॉप 3 क्लब में शामिल हो जाएगा। यानी कि IMF की एक रिपोर्ट जहां चिंता बताती है कि भारत चौथे से छठवें स्थान पर चला गया है, वहीं IMF की ही गणना बताती है कि भारत अभी दुनिया में सबसे तेज और आने वाले समय में टॉप 3 में जाने की संभावना रखता है। अब लेकिन ये समझना जरूरी है और ये सवाल भी जायज है कि ऐसा क्या हो गया कुछ ही समय में कि भारत अचानक से चौथे से छठवें स्थान पर चला गया। अब इसको समझने के लिए हमें 3 पैमानों को समझना होगा और ये तीनों पैमानों पर हमारी नजर है, बस हमें इसे थोड़ा सा समझ लेना है। पहला है एक्सचेंज रेट। हम जानते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर जा चुका था, जो 93-94 के स्तर पर पहुंच चुका था। फिर RBI ने कुछ कदम उठाए, थोड़ा सा रुपया अभी संभला हुआ है, लेकिन रुपए पर दबाव बना हुआ है। यानी कि जब किसी भी देश की जब मुद्रा इतनी कमजोर होती है तो वो उसके GDP पर प्रभाव पड़ता है। अब वो GDP पर प्रभाव कैसे पड़ता है, तो वो है इंपोर्ट बिल। हम जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज्यादा 80% से ज्यादा वह इंपोर्ट पर निर्भर करता है। यही हाल LPG में है, यही हाल फर्टिलाइजर में है और ऐसी बहुत सी चीजों पर है कि हम एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ, जब सप्लाई क्राइसिस हमें दिखाई पड़ी, जब पश्चिम एशिया में जब युद्ध हुआ इजराइल, USA और ईरान के मध्य, तो भारत की इकोनॉमी दबाव में आ गई, भारत का रुपया दबाव में आ गया और इस तरीके से जो हमारी GDP की साइज थी वो घट गई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इसमें पहलू है जिसे हमें समझना होगा, वो है कि भारत ने अपने GDP कैलकुलेशन के फार्मूले में बदलाव किया है। IMF लंबे समय से लगातार भारत की इस बात को लेकर आलोचना कर रहा था कि जो भारत के GDP कैलकुलेशन का फार्मूला है वह अपडेटेड नहीं है, उसे अपडेट करने की जरूरत में। असल में GDP कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बेस ईयर की जरूरत पड़ती है। भारत में अभी जो बेस ईयर चल रहा था वो 2011-12 का चल रहा था। IMF लगातार कह रहा था कि आपको बदलने की जरूरत है। अब भारत ने बेस ईयर बदल दिया है और ये 2022-23 कर दिया है। तो जो ये GDP कैलकुलेशन का फार्मूला बदला है, इसकी वजह से जो ये पोस्ट पैंडेमिक हमको जो सिनेरियो अब देखने को कहा गया है, इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल GDP साइज में थोड़ी सी गिरावट आई है और इसमें कुछ नए सेक्टर भी जोड़े गए हैं। तो आने वाले समय में अगर स्थितियां सुधरती हैं, अगर चीजें ठीक रहती हैं, तो हम देखेंगे कि इसी नए फार्मूले के आधार पर, क्योंकि नए फार्मूले में एक डिजिटल इकोनॉमी को शामिल किया गया है जिसमें भारत बाकी दुनिया की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो GDP वृद्धि है वो हमको ज्यादा दिखाई पड़ेगी और तकरीबन जो अभी 4.15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा और वो वापस टॉप 3, टॉप 4 में शामिल हो जाएगा। लेकिन और इस बात को यहां समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये पश्चिम एशिया का संकट जारी रहा, अगर ईरान, इजराइल और USA का ये युद्ध जारी रहा, अगर गल्फ कंट्रीज के बीच में ये तनाव बना रहा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था शायद इससे भी ज्यादा दबाव में आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले से ही रुपया कमजोर हुआ पड़ा है डॉलर के मुकाबले। दूसरा, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेज हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, वो 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल के बीच में चल रही हैं। यही हाल LPG का है, पेट्रोलियम गैसेस का है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका अगर रुपया कमजोर है डॉलर के मुकाबले और सप्लाई क्राइसिस भी है, जहां सप्लाई हमें जितनी चाहिए हमारी बाधित हो रही है, खासकर बार बार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो अभी भी वो सप्लाई शॉक लगा हुआ है। और तीसरा कि प्राइसेस बढ़े हुए हैं। इन तीनों के साथ जो एक और महत्वपूर्ण चीज जुड़ जाती है वो है फर्टिलाइजर। अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले अगर 6 महीने 8 महीने बाद हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इस क्राइसिस ने
उर्वरक को लेकर भारत में कितना नुकसान पहुंचाया है। तो अगर फर्टिलाइजर सप्लाई शॉक भी आ गया, क्राइसिस आ गई, तो भारतीय अर्थव्यवस्था शायद इससे भी ज्यादा दबाव में जाए, और इसी संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को अभी बचाया जाना है और इस पर हमें काम करना होगा। तब जाकर कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले 2027-2028 तक हम फिर से उसी मोमेंटम में वापस लौट सकते हैं जिस मोमेंटम में हमने पिछले वर्षों में देखा है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो हमें इस कंडीशन को दिमाग में रखकर सोचना होगा कि अगर ये संकट खत्म नहीं होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये जो दबाव है ये अभी और बढ़ सकता है, और इस दबाव के कारण शायद हमारी रैंकिंग और नीचे हो जाए, या हमारी अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी ग्रोथ है, जो आईएमएफ कह रहा है कि 6.5 से 7.3 7.4 के बीच में रह सकता है, शायद वो घट के 5 से 6 के बीच में चला है। तो ये हमारे लिए खतरा भी है। लेकिन ये कहना कि चौथी से छठवीं रैंक पर पहुंच जाना बहुत चिंता का विषय है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, कैलकुलेशन का फार्मूला बदला है, इंपोर्ट बिल थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए भारत की रैंकिंग में हुआ है। अदरवाइज अगर हम चीजों को देखें तो भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, और आने वाले समय में उसका अपना इकोसिस्टम, उसका अपना फंडामेंटल इतना मजबूत है कि वह आराम से टॉप 3 में शामिल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप मेरे साथ जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।